हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन। स्वागत है आपका वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी? सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और आपकी इसी तैयारी को मजबूती मिलती जा रही है लगातार वेदांत क्लासेस की तरफ से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी कंप्यूटर की। आज जो है हमारी कंप्यूटर की तीसरी क्लास रहने वाली है। इससे पहले हमने दो क्लासेस पढ़ ली हैं। उन दो क्लासेस में हमने कंप्यूटर का सामान्य परिचय स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट किया था, जहां हमने देखा कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का इतिहास हमने जाना, और कल हमने जो है कंप्यूटर की 3 जनरेशन तक पढ़ लिया था। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आज यहीं से जहां कल हमने छोड़ा था वही से उससे आगे से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा कि भाई पहले तो जो कल अपन ने पढ़ा है, मैंने कहा कि मेरे क्लास का रूल होता है कि हम जो कल पढ़ चुके हैं उसका पहले हम एक रिवीजन लेंगे और उसके बाद ही हमारी आज की क्लास स्टार्ट होगी है। और आई होप कि मैं आपसे भी यही उम्मीद कर रही हूँ कि आप भी जो है उस क्लास को पढ़ने के बाद रिवाइज करके जरूर आए होंगे। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। तो पहली चीज अगर मैं बात करूँ तो कल हमने स्टार्ट कर लिया था कंप्यूटर की जनरेशन वाला। तो उसमें हम लोगों ने है कंप्यूटर की फर्स्ट सेकंड और थर्ड जनरेशन तक कंप्लीट पढ़ लिया था, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन तक अपन ने कंप्लीट पढ़ा था। तो हमें ये देखना है कि उस जनरेशन में हमें स्पेशल याद क्या क्या याद रखना था, भाई कैसे क्वेश्चंस आएंगे, है ना। वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखना था। तो देखो कि अगर बात की जाए कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन की, है ना, फर्स्ट जनरेशन की बात की जाए ना, एक हम बात करेंगे कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन के बारे में, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। एक बात करेंगे हम सेकंड जनरेशन के बारे में, और एक हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन की, ठीक है। अब पहली चीज कि आपको इन तीनों में याद क्या रखना है, पहला क्वेश्चन क्या आता है, पहला कॉमन क्वेश्चन क्या है, वो आपको याद रखना है। भाई अपन ने फर्स्ट जनरेशन में देखा था सबसे पहले कि हम तीनों जनरेशन की बात करें तो इनमें कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज की गई है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इनमें कौन सी थी। तो देखो सबको याद आ गया होगा क्योंकि आप लोग रिवाइज कर चुके हो ना। तो देखो फर्स्ट जनरेशन में बात की जाए तो फर्स्ट जनरेशन में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में जो है वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, वैक्यूम ट्यूब यानी निर्वात नलिकाएं। निर्वात नलिकाओं का यूज कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ था भाई? निर्वात नलिकाओं का यूज जो है कंप्यूटर की फर्स्ट पीढ़ी में हुआ था, यानी कि मतलब जो फर्स्ट जनरेशन में हुआ था, ठीक है। चलिए सेकंड जनरेशन में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में क्या यूज किया गया भाई? ट्रांजिस्टर यूज किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि ट्रांजिस्टर कौन सी पीढ़ी में यूज हुआ है? कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग शुरू हुआ था, ठीक है। अच्छा चलिए थर्ड जनरेशन में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी थी? तो थर्ड जनरेशन में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आई आईसी चिप। आईसी चिप, अभी आईसी चिप क्या है भाई? इंटीग्रेटेड सर्किट है, तो आपको सभी को पता है, कल हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। चलिए तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में हमने देख लिया। नेक्स्ट बात करें कि इनके अंदर जो है मेमोरी कौन सी यूज की गई, मेमोरी कौन सी यूज की गई? तो मेमोरी आप सभी को पता है कि मेमोरी यहाँ पर जो है मैग्नेटिक मेमोरी यूज की गई है। अगर आपको एक ही चीज कॉमनली याद रखनी है कि तीनों में मैग्नेटिक मेमोरी का यूज हुआ है, तीनों जनरेशन में मैग्नेटिक मेमोरी का यूज हुआ है, यानी चुंबकीय पदार्थ से बनने वाली मेमोरी का यूज किया गया। यहाँ बात करें तो मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी का यूज हुआ है, यहाँ बात की जाए तो मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज हुआ है, और यहाँ बात की जाए तो मैग्नेटिक टेप या डिस्क मेमोरी है ना का यूज हुआ है। ये हमें याद रखना है। फिर आगे बात करें हम, नेक्स्ट पॉइंट उठाते हैं, जैसे कि यहाँ पर लैंग्वेजेस, अगर फर्स्ट जनरेशन के लैंग्वेजेस की बात की जाए तो भाई फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज की गई? तो फर्स्ट जनरेशन में पहले हम बात करें तो दो लैंग्वेज यूज की गई, एक मशीनी लैंग्वेज, ठीक है, एक मशीनी लैंग्वेज और दूसरी असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तो असेंबली और मशीनी भाषा, असेंबली और मशीनी भाषा कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में यूज की गई थी। फिर आगे बात करते हैं, और जो कि देखो ये दोनों ही कैसी थी, ये लो लेवल लैंग्वेज थी, ये भी आपको याद रखना है। आपको याद रखना है यहाँ पे कि भाई ये एक प्रकार से लो लेवल लैंग्वेज थी, ठीक है। चलिए अब देखो इसकी बात करें तो सेकंड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज का यूज हुआ, और यहाँ पर सबसे पहले जो यूज की गई थी वो कौन सी लैंग्वेज थी भाई? फोरटान थी। कौन सी थी? फोरटान। और इसकी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है फोरटान की, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और दूसरी यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज यूज की गई, वो दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज कौन थी भाई? कोबल। कोबोल यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। तो ये दो हाई लेवल लैंग्वेज का यूज कहाँ से शुरू हुआ है, या मेनली क्वेश्चन यही कि भाई हाई लेवल लैंग्वेज का यूज कहाँ से स्टार्ट हुआ है? सेकंड जनरेशन से हुआ है। अब देखो थर्ड जनरेशन में हम बात करें तो थर्ड जनरेशन में जो है बेसिक बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बलिंग इंस्ट्रक्शंस कोड, ठीक है। बेसिक लैंग्वेज का यूज कहाँ से स्टार्ट हुआ है? कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन से, और साथ ही साथ में पास्कल का भी यूज स्टार्ट हो गया है, ठीक है। चलिए
फिर आगे बात करें कि इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में क्या यूज़ किया गया। भाई तीनों जनरेशन में इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में क्या यूज़ किया गया, तो आपको याद रखना है कि इनपुट डिवाइस के रूप में अगर हम बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड का यूज़ किया गया था। भाई किसका यूज़ किया गया था, पंच कार्ड का यूज़ किया गया था। सेकेंड जनरेशन में बात करें तो सेकेंड जनरेशन में भी पंच कार्ड का यूज़ हुआ था। किसका यूज़ हुआ था, भाई पंच कार्ड का यूज़ हुआ था। फिर आगे बात करें थर्ड जनरेशन में, तो थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, भाई थर्ड जनरेशन में जो है कीबोर्ड और माउस का इनपुट डिवाइस के रूप में और मॉनिटर का आउटपुट डिवाइस के रूप में यूज शुरू हो गया था। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हम लोगों ने ये जो मेन पॉइंट थे, मेन टॉपिक थे, वो आप मतलब मेन पॉइंट जो थे ना, इन तीनों पीढ़ियों में आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आने हैं, वो सब कुछ हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। ठीक है, अच्छा एक और चीज कि आपसे पूछा जाए कि भाई सॉफ्टवेयर कौन सा यूज किया गया फर्स्ट जनरेशन में, तो फर्स्ट जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर था, और उसमें भी कौन सा, भाई बैच ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा, भाई बैच ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, इधर बात किया जाए तो इधर भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही था, लेकिन कौन सा, भाई प्रोसेसिंग मल्टी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, और इधर भी आप बात की जाए थर्ड जनरेशन में तो मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग। ठीक है, चलिए आगे, तो चलिए आगे बिना बिना देर करे हम बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट क्लास की ओर। ठीक है ना, तो यहाँ तक तो जो है हमने ये कल की क्लास का थोड़ा सा रिवाइज किया है, ताकि आपको अच्छे से याद रहे कि हमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वहाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिनको रिविजन करते समय बार बार देखना जरूरी होता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन। ठीक है, चलिए तो देखो कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन या कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की अगर हम बात करें तो भाई पहले तो इसका सबसे पहले हमें टाइमिंग याद रखना है। मैंने पहले ही कहा था कि जब आप कंप्यूटर की पांचों पीढ़ियां पढ़ोगे तो इसमें आपको टाइमिंग याद रखनी, हमें ध्यान रखना है। देखो कि 1975 से 1975 से 99 1995, ठीक है, मतलब 1975 से 1995 तक का जो दशक था वो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी थी, वो कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन। अब देखिए अगर हम बात करें थर्ड जनरेशन का लास्ट टाइमिंग था 19, के तो फिर 1975 से अगर फोर्थ जनरेशन स्टार्ट हो रही है तो यहाँ के 5 साल में बीच में क्या हुआ, यहाँ 5 साल के बीच में उस समय सभी को मालूम है कि भाई यहाँ के 5 साल के बीच में कंप्यूटर में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं किया गया। इसको 5 साल हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का एक शून्य काल था, कंप्यूटर के विकास में एक शून्य काल था, यहाँ पे कहीं कुछ नहीं किया गया। ठीक है, तो फोर्थ जनरेशन कहाँ से स्टार्ट हुई है, 1975 से, और कहाँ तक है, 1995 तक। ठीक है, चलिए इस पीढ़ी में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, आप देखो यहाँ पर मेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात की जाए तो यहाँ पर मेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी है, वीएलएसआई चिप है। वीएलएसआई चिप क्योंकि मैंने आपको कल ही बताई थी भाई जो आईसी चिप होती है ये 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करें तो स्मॉल साइज SSIC यानी कि स्मॉल साइज इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो मतलब सबसे छोटी, जिसमें लगभग हम मान सकते हैं कि एक चिप पर लगभग 10 ट्रांजिस्टर को लगाया होगा। कितने ट्रांजिस्टर को, 10 ट्रांजिस्टर को एक साथ एक ही चिप पे लगाया होगा, तो वो तो कहलाई स्मॉल साइज इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, फिर एक दूसरी ऐसी चिप की हम बात करेंगे मीडियम साइज इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, एक ही होती है, इसमें हम मान सकते हैं कि लगभग 100 ट्रांजिस्टर एक साथ लगाए गए होंगे। ठीक है, तो मीडियम साइज इंटीग्रेटेड सर्किट होगी। और जब हजारों की संख्या में इंटीग्रेटेड सर्किट बनाई गई, हजारों की संख्या में ट्रांजिस्टर को एक ही जगह लगाकर जब ऐसी चिप बनाई तो फिर चिप के साइज चेंज हो गए। चिप के साइज में सबसे पहले कि भाई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और एक होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। यहाँ पर हम कह सकते हैं 10,000 या 10,000 से ज़्यादा की संख्या में ट्रांजिस्टर लगे होंगे एक ही चिप पे, और वेरी लार्ज के लिए आप कह सकते हो कि भाई 1,000 से 10,000 के बीच के ट्रांजिस्टर लगे होंगे वाली चिप पे। ठीक है, तो देखो कि आईसी चिप का यूज कहाँ से स्टार्ट हो गया था, कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें फोर्थ जनरेशन में तो मुख्य इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा अभी भी वही है, आईसी चिप ही है, लेकिन आईसी चिप का थोड़ा रूप क्या कर दिया है, बड़ा कर दिया है। और यहाँ पर फोर्थ जनरेशन में किस प्रकार की आईसी चिप का यूज हुआ है, वीएलएसआई का। ठीक है, तो याद रखना है इसकी फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, चलिए अब आगे बात करें
तो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट युक्ति के रूप में, भाई इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में क्या यूज होने लगे, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। अब आपको याद करने का तरीका, भाई थर्ड जनरेशन से और वर्तमान में अभी कंप्यूटर की 5वीं जनरेशन चल रही है, 5वीं पीढ़ी चल रही है। तो आपको याद रखना है कि कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर का उपयोग इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में थर्ड जनरेशन से ही स्टार्ट हो गया। अब आप थर्ड जनरेशन से याद रख लो तो आपको तीनों जनरेशन में बार बार याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आपको बेसिकली पता होगा कि भाई थर्ड जनरेशन से पहले तो जो है पंच कार्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में यूज होता था, उसके बाद से कीबोर्ड, माउस और ये सब आने लगे। और अगर अब वर्तमान में हम बात करें, बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस हो गई है, बहुत सारी आउटपुट डिवाइसेस हो गई। आउटपुट डिवाइस की मैं बात करूँ लाइक जैसे प्लॉटर आ गया, लाइक है ना, तो प्लॉटर वगैरह ये सब आउटपुट डिवाइस के रूप में आ चुके हैं ना। और इनपुट डिवाइस में हम बात करें तो जैसे जॉयस्टिक हो गया, सभी वेब कैमरास हो गए, डिजिटल कैमरास हो गए। तो इनपुट डिवाइस तो बहुत सारी आ चुकी है, जब हम इनपुट डिवाइस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि फोर्थ जनरेशन में किस प्रकार की मेमोरी का यूज किया गया। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर मेमोरी यूज की गई सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक पदार्थ से निर्मित। तो थर्ड जनरेशन थी, मतलब फर्स्ट जनरेशन से लेके थर्ड जनरेशन तक तो जो है मैग्नेटिक मेमोरी का उपयोग हुआ था, यानी चुंबकीय पदार्थ से निर्मित मेमोरी का उपयोग किया गया था। और फोर्थ जनरेशन में हम बात करें तो फिर अर्धचालक पदार्थ का यूज करके और फिर ये जो है आपकी मेमोरी बनाई गई। और यहाँ पे ही आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी, कंप्यूटर के क्षेत्र में सेकेंडरी मेमोरी का यूज कहाँ से शुरू हुआ। सेकेंडरी मेमोरी का यूज जो है वो लगभग चतुर्थ पीढ़ी यानी फोर्थ जनरेशन से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। चलिए अब देखो इसमें मेमोरी जो है सेमीकंडक्टर अर्धचालक पदार्थ की बनी मेमोरी का यूज किया गया। फ्लॉपी डिस्क का उपयोग शुरू है, किसका उपयोग शुरू हो गया, फ्लॉपी डिस्क का। अब सुनना, जब ये फ्लॉपी डिस्क बनाई गई तो फ्लॉपी डिस्क को प्राथमिक और आंतरिक मेमोरी क्यों माना जा रहा है, जबकि हम आगे जब पढ़ेंगे मेमोरी वाला चैप्टर तो वहां पर हम इस फ्लॉपी डिस्क को सेकेंडरी मेमोरी में रखेंगे। जब पहली बार ये फ्लॉपी डिस्क बनाई गई तो इसको कंप्यूटर के अंदर ही इनबिल्ड किया गया था, लेकिन बाद में जैसे जैसे इसको इस पर और काम किया गया, इसको और विकसित किया गया, फिर ये एक सेकेंडरी मेमोरी के रूप में भी मार्केट में आने लग गई, ठीक है। तो ये सब चर्चा तो हम मेमोरी वाले चैप्टर में, बट आपको याद रखना है कि फ्लोपी डिस्क का यूज कंप्यूटर की किस जनरेशन से किया गया है, चतुर्थ पीढ़ी यानी फोर्थ जनरेशन से स्टार्ट हुआ है। चलिए अब फोर्थ जनरेशन में कौन सी सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस यूज की गई, वही सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज यहाँ पे शुरू हो गया, जो कि पहले थर्ड जनरेशन से आ चुकी है, सेकंड जनरेशन से आ चुकी है, जैसे बेसिक हुआ, कोबोल हुआ, फोर्टान है ना। तो चतुर्थ पीढ़ी से पहले जो भी हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज हुई है सेकंड और थर्ड जनरेशन में, उन सब का उपयोग यहाँ पर फोर्थ जनरेशन में होने लग गया, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, वीएलएसआईसी की फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। और बात करें फोर्थ जनरेशन के मेन कंप्यूटर, भाई प्रमुख कंप्यूटर कौन सा है, तो माइक्रो कंप्यूटर। अब आपको यहाँ से ये याद रखना, माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत कंप्यूटर की किस पीढ़ी की देन है, कंप्यूटर की किस जनरेशन से माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत हुई है। माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत हुई है कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन यानी। और थर्ड जनरेशन में हम बात करें तो थर्ड जनरेशन में मिनी कंप्यूटर बनना स्टार्ट हो गए थे, ठीक। आपने देखा ही था कि भाई पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8 है ना, PDP-8 जो है आ, हाँ जी, ये एक थोड़ा करेक्शन कर लेना, जो थर्ड जनरेशन कल अपन ने पढ़ी थी उसमें पहला मिनी कंप्यूटर होता है PDP-8, कौन सा, PDP-8, ठीक है। तो पर्सनल डाटा प्रोसेसर बोलते हैं इसको, पर्सनल डाटा प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है। तो PDP-8 जो है वो मिनी कंप्यूटर है और कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हुआ था। माइक्रो कंप्यूटर जो है बनना कहाँ से स्टार्ट हुए थे, फोर्थ। चलिए अब भाई एक चीज है कि यहाँ पर देखो इंटेल 4004, इंटेल 4004 क्या है, सर्वप्रथम निर्मित माइक्रो प्रोसेसर है, सर्वप्रथम निर्मित माइक्रो प्रोसेसर है। जब 10,000 से 10,000 तक की संख्या में, जब 1000 से 10,000 तक की संख्या तक के ट्रांजिस्टर एक ही चिप पे लगाए गए, इससे क्या हुआ कि कंप्यूटर की प्रोसेसर करने की बहुत ज़्यादा बढ़ गई, प्रोसेसिंग करने की जो स्पीड है वो ज़्यादा बढ़ गई है ना। तो इस कारण से इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया है माइक्रो प्रोसेसर। क्या कहा गया है, माइक्रो प्रोसेसर। यानी ये जो वेरी लार्ज स्केल चिप है ये अपने आप में एक माइक्रो प्रोसेसर कहलाती है। क्या कहलाती है, माइक्रो प्रोसेसर। क्या कहलाएगी भाई, ये माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो भाई फोर्थ जनरेशन में VLSI चिप का यूज हुआ, तो एक माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, ठीक है। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था भाई फोर्थ जनरेशन का, वो था इंटेल 4004। तो सर्वप्रथम निर्मित माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004,
तो बनाया किसने था? मार्शल टेड होफ ने। किसने बनाया था भाई? मार्शल टेड होफ ने। ठीक है, अब इस एक ही चिप पर 30,000 तक के ट्रांजिस्टर लगे होते थे। ठीक है, अब सुनना कि ये माइक्रो प्रोसेसर जिन कंप्यूटरों में उपयोग किया गया उन कंप्यूटरों को नाम ही क्या दे दिया गया? माइक्रो कंप्यूटर। क्लियर है यहाँ पे? फोर्थ जनरेशन के लिए आपको सबसे बेसिक एक ही चीज याद रखनी है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ, से माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। फिर जितने भी कंप्यूटर बने उन सब में ये माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी हुई थी, तो उन कंप्यूटर्स को भी क्या कहा गया? माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। और पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, फोर्थ जनरेशन कंप्लीट हो गई। अब कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी, फिफ्थ जनरेशन की अगर हम बात करें तो भाई जो वर्तमान में चल रही है वो भी कौन सी पीढ़ी चल रही है कंप्यूटर की? ये चल रही है पांचवी पीढ़ी यानी फिफ्थ जनरेशन। कहाँ से कहाँ तक है भाई? 95 से लेकर अभी तक, 95 से लेकर अभी तक। अच्छा एक करेक्शन और कर ले आप कि भाई जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1975 से 1995, ठीक है चलो कोई नहीं, ये भी सही है। चलिए 95 से लेकर वर्तमान तक जो चल रही है वो कौन सी है भाई? पांचवी पीढ़ी है, फिफ्थ जनरेशन। इसमें मुख्य इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा यानी मुख्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी है? तो यहाँ पर है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करें तो उच्च वृहद प्रास एकीकृत परिपथ इसका हिंदी में नाम होता है। मतलब ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट से भी थोड़ी और ज्यादा थी, यानी कि इसमें हम मान सकते हैं कि लाखों की लाख संख्या तक या 30,000 से भी अधिक संख्या के ट्रांजिस्टर इस एक ही चिप पे लगाए गए होंगे। या आप लिख सकते हो कि भाई 30,000 से अधिक ट्रांजिस्टर एक ही चिप पर, और वो चिप क्या कहलाई फिर? वो चिप कहलाई फिर वो आपकी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ये फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना? चलिए, अब मेमोरी कौन सी यूज की गई? तो फिफ्थ जनरेशन में मेमोरी हार्ड डिस्क हो गया, सीडी रोम हो गया। हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी है, कंप्यूटर के अंदर जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती है? सेकेंडरी मेमोरी की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैग्नेटिक मेमोरी भी होगी, साथ ही साथ में ऑप्टिकल मेमोरी भी होगी, है ना? और सभी की सभी जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी भी होगी। जैसे हम लाइक आज पेन ड्राइव का भी यूज़ करते हैं ना, जो कि एकदम इजीली पोर्टेबल है हमारे लिए। पेन ड्राइव का यूज़ होता है, सीडी डीवीडी का यूज़ होता है। तो जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी है उन सब का उपयोग जो है लगभग चौथी पीढ़ी यानी फोर्थ जनरेशन के लगभग अंत के समय से और फिफ्थ जनरेशन के लगभग शुरुआत के समय से ये जो है द्वितीयक मेमोरी का उपयोग शुरू होने लग गया था, सेकेंडरी मेमोरी का यूज स्टार्ट हो गया था। क्लियर है यहाँ पे? चलिए आगे देखो कि फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की पीढ़ी की देन है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भाई एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग कब से शुरू हुआ, कंप्यूटर की किस पीढ़ी से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग स्टार्ट हो गया था? तो आपको बताना है कि भाई फिफ्थ जनरेशन से स्टार्ट हो गया था। क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी? एलन ट्यूरिंग ने मिलकर इस पे काम किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होती है जिसके कारण से हम लोग जो है आज रोबोटिक जैसी चीज़ें बना चुके हैं ना, कि भाई एक ऐसा जो कि बिल्कुल हूबहू इंसान के जैसे काम कर ले, उसकी खुद की सोचने की क्षमता नहीं हो लेकिन उसको जैसा ऑर्डर दिया जाए वो वैसा काम कर ले, वही होती है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, है ना? तो रोबोटिक वगैरह जो भी काम हुए थे वो कैसे पॉसिबल हो पाए? जब से कंप्यूटर के क्षेत्र में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग शुरू हो। क्लियर है यहाँ पे आप सभी का? अब देखो कि हम लोगों ने जो है कंप्यूटर की पांचों पीढ़ियां कंप्लीट कर ली है, पूरी पांचों जनरेशन हमने अच्छे से पढ़ ली है। इनमें आपको पांचों की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस याद रखनी है, पांचों की इनपुट आउटपुट डिवाइस याद रखनी है, पांचों में यूज होने वाली मेमोरी याद रखनी है, लैंग्वेजेस याद रखनी है एंड सॉफ्टवेयर याद रखना है। ठीक है, अब आगे अगर इधर मैं बात करूँ, देखो कृत्रिम, यहाँ पर जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग होने लग गया तो कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में जो सॉफ्टवेयर यूज हुए थे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज हुए तो वो रियल टाइमिंग ऑपरेटिंग सिस्टम थे। कैसे थे भाई? रियल टाइमिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है रियल टाइमिंग ऑपरेटिंग सिस्टम? कि भाई जैसे कि इस सॉफ्टवेयर की वजह से कोई भी चीज बिल्कुल वास्तविक समय पे ही काम करेगी। जैसे अगर हम बात करें मिसाइल के क्षेत्र में, है ना, मिसाइल्स की जब लॉन्च की जाती है तो उसका एक फिक्स टाइम होता है ना, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। तो वैसी ऐसी मशीनें जो रियल टाइम पे रेस्पॉन्स कर दे, वास्तविक समय पे रेस्पॉन्स करते, उनमें जो सॉफ्टवेयर लगे होते हैं वो होते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। और इसको अपन सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कि भाई पांचवी पीढ़ी में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है यहाँ पे? चलिए
अब आगे बढ़े तो यहाँ पर हमने पांचों जनरेशन पढ़ लिया और इनमें से जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, तो प्लीज बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार, ठीक है। कंप्यूटर के प्रकार या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले अगर हम कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम इसको बहुत सी चीज़ों पे हम बांट के इसको देखेंगे। भाई तकनीकी के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तकनीकी के आधार पे मैं कंप्यूटर की बात करूं तो जैसे कि लाइक डिजिटल कंप्यूटर हो गया आपका, एनालॉग कंप्यूटर हो गया, हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। तो टेक्निकल बेस पे भी हम कंप्यूटर के टाइप्स देखेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कि उद्देश्य के आधार पे भाई किस पर्पज से जो है इन कंप्यूटर्स को बनाया गया है। तो उद्देश्य के आधार पे बात करें, पर्पस के आधार पे बात करें, तो कंप्यूटर होते हैं दो प्रकार के। एक होते हैं सामान्य उद्देश्य वाले यानी जनरल पर्पस कंप्यूटर, और एक होते हैं विशिष्ट उद्देश्य वाले यानी कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है। तो हम इनको पर्पस के आधार पे भी देखेंगे कि कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं। सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर में किसको रखेंगे, विशिष्ट उद्देश्य वाले कंप्यूटर में किसको रखेंगे। देन हम देखेंगे कार्य क्षमता और स्पीड, गति के आधार पे कि कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है वर्क करने की, उसके आधार पे, कार्य क्षमता के आधार पे और स्पीड के आधार पे कंप्यूटर के टाइप्स कितने होते हैं। तो बेसिकली मैं बात करूँ तो उसमें हम चार प्रकार के कंप्यूटर्स को पढ़ेंगे। एक होता है मिनी कंप्यूटर, एक होता है माइक्रो कंप्यूटर, एक होता है मैन फ्रेम कंप्यूटर और एक होता है सुपर कंप्यूटर। तो अभी जो है हम लोग ये कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इनसे भी क्वेश्चंस पुटअप होते ही हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तकनीकी आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल का मीन्स होता है अंकीय, तो डिजिटल कंप्यूटर या अंकीय ऐसे कौन से कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर जिनमें हमें जो है डाटा, चाहे आप इनपुट दे रहे हो तब भी अंकों के रूप में दे रहे हो और डाटा जो आपको प्राप्त हो रहा है वो भी डिजिट के रूप में ही प्राप्त होगा। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देती हूँ ना अंकों के रूप में। तो जब आपको मॉनिटर स्क्रीन पे आउटपुट भी अंकों के रूप में दिखाई दे तो वो फिर ऐसे कंप्यूटर कौन से होंगे, डिजिटल कंप्यूटर होंगे, अंकीय कंप्यूटर होंगे, ठीक है। ऐसा कंप्यूटर जो 0 व 1 अंकीय पद्धति, अब भाई यहाँ से ध्यान रखना रिवीजन साथ में चलता रहना चाहिए। 0 व 1 क्या है, बाइनरी डिजिट है। क्या है भाई, बाइनरी डिजिट है। और कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के अंदर सारा काम इसी इन्हीं दो डिजिट पे होता है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर की स्वयं की अपनी भाषा है और कंप्यूटर की स्वयं की अपनी भाषा क्या है भाई, ये मशीनी भाषा है। हम कह सकते हैं कि मशीनी लैंग्वेज भी किस पे डिपेंडेड है, मशीनी लैंग्वेज इन्हीं बाइनरी डिजिट्स पे डिपेंड है, ठीक है। चलिए तो 0 1 की अंकीय पद्धति यानी बाइनरी पद्धति द्वि आधारित पद्धति पर होता है, तो है ना। के अंदर इस कंप्यूटर में जो भी कार्य होता है वो इन्हीं दो अंकों पे कार्य करता है ना। अब बाइनरी पद्धति यानी बाइनरी का आविष्कार किसने किया था, तो जॉन वॉन न्यूमैन। यानी ये बाइनरी पद्धति जो है कौन लेके आया कंप्यूटर के क्षेत्र में, ये लेके आया जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है। जॉन वॉन न्यूमैन से दो चीजें और याद कर लो, आप पहले भी कर चुके हो अभी और कर लीजिए। जॉन वॉन न्यूमैन ने ही संग्रहित प्रोग्राम का सिद्धांत दिया था। जॉन वॉन न्यूमैन ने ही संग्रहित प्रोग्राम का सिद्धांत दिया था। संग्रहित लिख लीजिए यहाँ पे, जॉन वॉन न्यूमैन ने संग्रहित प्रोग्राम का सिद्धांत दिया था। फिर मैंने कल आपको, जब कल की क्लास हुई थी मैंने उसमें आपको अच्छे से पढ़ाया था कि भाई आपको ये भी याद रखना है कि इन्हीं के द्वारा जो है इन्हीं के द्वारा जो है कि भाई एडसेक सॉरी है ना, एडसेक कंप्यूटर का क्या किया गया, निर्माण किया गया, जो कि पहले 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 पीढ़ी का कंप्यूटर था। तो ये जॉन वॉन न्यूमैन को आपको ऐसे भी याद रखना है। चलिए अब आगे देखो, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है ये सबको समझ में आ गया होगा आपको। भाई हम घरों में जो पीसी वगैरह यूज करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर ही है। आप चलो पेट्रोल पंप पे जो मशीनें लगी है, पेट्रोल पंप पे जो मशीन लगी है वो डिजिटल कंप्यूटर का ही रूप है ना, डिजिटल कंप्यूटर का रूप है। चलो आगे देखो, बात करते हैं एनालॉग एनालॉग कंप्यूटर या इसी को कहते हैं अनुरूप कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जिसमें आपको किसी मतलब अगर हम बात करें इस तरीके के कंप्यूटर की, तो जिसमें आपको जैसे कोई ग्राफ बताकर, ग्राफ के माध्यम से आपको कोई चीज प्रदर्शित की जा रही है, मतलब जहां अंकों का उपयोग नहीं होगा, तो वो है एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। कि जैसे अगर हम बात करें थर्मामीटर में, है ना, तो थर्मामीटर में ताप ऊपर चढ़ रहा है तो यहाँ से ये पारा ऊपर चढ़ता है तो उससे आपको आइडिया लगता है ना। एक संकेत देकर, एनालॉग का मतलब ही आप ऐसे समझ लो कि एक संकेत के माध्यम से अगर आपके सामने डाटा दिख रहा है तो इसका मतलब वो एनालॉग कंप्यूटर है, ठीक है। अब जैसे जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं, जैसे कि लाइक लंबाई हो गई, तापमान हो गया है ना, या दाब हो गया, तो इन सबको आप कैसे प्रदर्शित कर रहे हो, अगर वो आपको बिल्कुल ग्राफ के रूप में प्रदर्शित हो रही है तो इसका मतलब वो एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। एनालॉग कंप्यूटर या अनुरूप कंप्यूटर,
ऐसे कंप्यूटर जिनमें विभिन्न भौतिक राशियों यथा दाब, तापमान, लंबाई आदि गुणात्मक राशियां जो सतत रूप से परिवर्तित होती रहती है, वो इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की सहायता से विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है। इन कंप्यूटर में मुख्य रूप से विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यूज किया जाता है। तो भाई एनालॉग कंप्यूटर का यूज कहाँ होता है? एनालॉग कंप्यूटर का यूज होता है विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, हाइब्रिड कंप्यूटर या संकर कंप्यूटर। ऐसे हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? जो किसी दो चीजों को एक साथ मिलकर बनाया गया हो। तो जहां पर एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग प्लस डिजिटल, एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों कंप्यूटर का एक साथ यूज होगा, वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाएंगे। जैसे हॉस्पिटल में लगी आईसीयू मशीन है ना। अब आईसीयू मशीन में आपको पता है कि आईसीयू मशीन किस प्रकार से काम करती है। आपने खुद ने देखा होगा कि अगर वहां पर आईसीयू मशीन को देखा जाए तो वहां पर जैसे ऊपर जो है रोगी की यहाँ पर हार्ट बीट्स भी शो होती रहती है, कितनी पल्स चल रही है, पल्स के बारे में भी शो होता रहता है। और नीचे यही मान आपको अंकों के रूप में भी बताता है कि भाई इसकी जो हृदय की धड़कन चल रही है वो 72 बार प्रति मिनट चल रही है, प्रति सेकंड चल रही है, या क्या इसमें कुछ हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, वो यहाँ पे अंकों के रूप में भी दिखाते हैं। और यहाँ पर ऊपर जो है इस तरीके से ग्राफ के रूप में भी दिखाते हैं। और आप सभी को पता है कि ये लाइन कभी आनी चाहिए, क्या है तो फिर क्या होता है, कभी कोई पता ही है। तो जहां पर ग्राफ और अंक दोनों का रूप में आपको आउटपुट दिख रहा है, इसका मतलब ऐसे कंप्यूटर जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर है, संकर कंप्यूटर है। ठीक है, तो ऐसे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटरों में प्रयोजित दोनों वीडियो का उपयोग किया जाता है, तो वही क्या कहलाएंगे? हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाएंगे, संकर कंप्यूटर कहलाएंगे। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो आईसीयू में, ठीक है, मेट्रियो फिजिकल विभाग में भी इसको, मतलब मेट्रियो फिजिकल विभाग में भी जितनी मशीनें यूज की जाती है वो सब भी हाइब्रिड होती है। अब देखो आईसीयू की फॉर्म क्या होती है? इंटेंसिव केयर यूनिट। ये ध्यान रखना। तो भाई डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? भाई जिसके अंदर हमें आउटपुट सिर्फ डिजिटल रूप में दिखाई देता है, अंकों के रूप में ही दिखाई देता है। एनालॉग कंप्यूटर कौन सा होता है? एनालॉग कंप्यूटर जिसमें हमें जो हमारा आउटपुट है वो सिर्फ संकेत के रूप में प्रदर्शित होता है, ग्राफ के रूप में प्रदर्शित होता है, वो होता है एनालॉग कंप्यूटर। और हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से हैं? जहाँ हमें आउटपुट डिजिटल प्लस ग्राफ यानी डिजिटल प्लस संकेत दोनों रूपों में हमें दिखाई दे, वो कंप्यूटर होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, और ये कंप्यूटर के प्रकार जो है हमने किसके आधार पे देखे हैं? ये हमने देखे हैं तकनीकी आधार पे ना, कि इनमें किस प्रकार की टेक्निक यूज की गई है, उसके आधार पे हमने ये कंप्यूटर के प्रकार देखे। तो टेक्निकल बेस पे अगर हम बात करें तो कंप्यूटर हो गए तीन प्रकार के, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पर्पस के आधार पे आगे अगर हम बात करें तो पर्पस के, अच्छा कुछ और कंप्यूटर है इन्हीं टेक्निकल के आधार पे, वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं। जिससे बात करें प्रकाशीय कंप्यूटर की बात करें, प्रकाशीय कंप्यूटर जिसे कहते हैं ऑप्टिकल कंप्यूटर। अब इसमें किस प्रकार की टेक्निक का यूज किया गया होगा? नाम से ही पता चल रहा है कि भाई प्रकाश यानी लाइट का, लाइट मतलब कोई प्रकाश के आधार पे या लाइट के आधार पे या प्रकाशीय पद्धति के आधार पे जो कंप्यूटर बने होंगे वही क्या कहलाएंगे? प्रकाशीय कंप्यूटर। इन कंप्यूटर में गणना करने वाले अवयव या डिवाइस प्रकाशीय पद्धति पर आधारित होते हैं। के अंदर जो इस कंप्यूटर में गणना करने के लिए जो भी डिवाइस लगाई गई होगी, है ना, वो किस पे आधारित होंगे? प्रकाशीय पद्धति पर आधारित होंगे। ये है यहाँ पे प्रकार के कंप्यूटर भी चल रहे हैं मार्केट में, अभी कुछ ही है, ज्यादा नहीं, है ना। और बेसिकली इनका यूज जनरल पर्पज के लिए तो नहीं होता है, किसी स्पेशल पर्पज के लिए तो बनाया गया होगा। फिर बात करते हैं परमाणविक कंप्यूटर। परमाणविक कंप्यूटर क्या होते हैं? इस प्रकार के कंप्यूटर पर अभी कार्य चल रहा है जिसमें से कुछ विशेष प्रोटॉन अणुओं को एकीकृत परिपथ में बदला जाए और इसमें इतनी अधिक स्मृति क्षमता आ जाए कि ये आज के कंप्यूटरों से 10,000 गुना अधिक क्षमता वाला हो जाए। ठीक है, तो अब देखो कि इसको बना तो को बहुत अच्छे से लिए है कि भाई बहुत अच्छा काम कर ली है, जिससे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाए, कंप्यूटर प्रोसेसिंग करने की स्पीड बढ़े, कंप्यूटर में स्टोरेज क्षमता की स्पीड बढ़ जाए, है ना। मतलब कंप्यूटर में बहुत अच्छा काम हो सके और ज़्यादा काम हो सके, उसके लिए इस प्रकार के कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं। पर वर्तमान में अभी तक इस प्रकार का कोई कंप्यूटर मार्केट में नहीं आया है, बस इस पे प्रोसेसिंग चल रही है। इन फ्यूचर में ये कंप्यूटर आ सकता है। ठीक है, ये भी किस पे आधार पे है? टेक्निकल आधार पे। ठीक है, पर मेनली आपको टेक्निकल आधार पे तीन याद रखने हैं, और वो तीन मैंने आपको बता दिए हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और अदरवाइज ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, प्रकाशीय कंप्यूटर और परमाणु कंप्यूटर, ये भी तकनीकी आधार पे कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, उद्देश्य के आधार पे क्लासिफिकेशंस ऑफ अकॉर्डिंग टू पर्पस, कि भाई हम जो है कंप्यूटर का वर्गीकरण आप किसके आधार पे कर रहे हैं? उद्देश्य के आधार पे, कि कंप्यूटर को किस उद्देश्य
के लिए बनाया गया है, किस पर्पस के लिए बनाया गया है। उद्देश्य के आधार पे हम बात करें तो कंप्यूटर जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है सामान्य उद्देश्य वाला यानी जनरल पर्पस कंप्यूटर, या जैसे अगर हम बात करें हमारा पीसी है ना, पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं वो जनरल पर्पस कंप्यूटर है, सामान्य उद्देश्य के वाला है ना। हम उस पे बैठ के गेम खेल सकते हैं, हम उस पे बैठ के सॉन्ग सुन सकते हैं, हम उस पे बैठकर वर्ड में फाइल बना सकते हैं, हम उस पे बैठकर पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो मतलब जनरल पर्पस के लिए, सामान्य कार्यों के लिए है, ठीक है। तो कोई विशिष्ट कार्य यानी कोई पर्टिकुलर कार्य के लिए उसको नहीं बनाया गया है। तो ऐसे कंप्यूटर जो सामान्य उद्देश्य के लिए बनाए गए होंगे, सामान्य कार्यों के लिए बनाए गए होंगे, वो तो कहलाएंगे जनरल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है। इन कंप्यूटरों का उपयोग सामान्य कार्यों जैसे पत्र लिखना, डॉक्यूमेंट तैयार करना, डेटाबेस मैनेजमेंट इत्यादि कार्यों के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो भाई, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, यानी पर्सनल पर्सनल हो गया ये। अब आगे बात करते हैं, है ना। चलो, लिखा हुआ था तो अभी ध्यान नहीं किया, कोई बात नहीं। पर्सनल कंप्यूटर जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर हुआ, नोटबुक्स हुए, स्मार्टफोन्स हुए इत्यादि जो है किसके एग्जाम्पल है भाई, ये सब सामान्य उद्देश्य वाले यानी जनरल पर्पस कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट आता है विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेशल पर्पस वाले। अब जिसको जिस मतलब ऐसी मशीन्स या ऐसे कंप्यूटर जो पर्टिकुलर किसी एक ही कार्य को करने के लिए बने हो, जैसे एटीएम मशीन है। अब एटीएम मशीन का एक ही काम है, आप उससे पैसे निकाल सकते हो, में डाल सकते हो, बस यही एक काम है भाई। उससे कपड़े थोड़ी धुलवा सकते हो, धुलवा सकते हैं, ठीक है। जैसे वॉशिंग मशीन की बात कर लो, वॉशिंग मशीन से सिर्फ कपड़े ही धुल सकते हैं, आप उधर से उसके अलावा उससे और कोई काम नहीं करवा सकते। तो पेट्रोल पंप पे जो मशीन्स लगी हुई है, ठीक है ना, तो जो मतलब विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाई गई मशीनें होती है ना, पर्टिकुलर किसी एक ही काम को लिए बनाई होती है, वो कहलाते हैं विशिष्ट उद्देश्य वाले या स्पेशल पर्पज वाले कंप्यूटर, ठीक है। यह कंप्यूटर किसी एक विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए ही तैयार किए जाते हैं। जैसे स्पेस, अंतरिक्ष रिसर्च में इनका उपयोग होता है, फार्मिंग यानी कृषि इंजीनियरिंग में इसका यूज होता है, वैज्ञानिक रिसर्च में इनका यूज होता है, ठीक है। इनके सीपीयू सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर से काफी शक्तिशाली होते हैं। और अगर आप नॉर्मली बात देखना चाहो तो नॉर्मली आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, जैसे कि एटीएम मशीन जो कि पैसे निकालने का काम करेगी, पैसों के लेन देन का ही काम है, इसके अलावा इसका दूसरा काम नहीं है, ठीक है। तो ऐसी मशीनें या ऐसे कंप्यूटर जिनको विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं, वो विदेशी पर्पज वाले कंप्यूटर होते हैं। तो क्लियर हुआ यहाँ पे, हमने कंप्यूटर को जो है सेकंड क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट कर लिया कि अगर उद्देश्य के आधार पे पूछ सामान्य मतलब उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर दो प्रकार के, सामान्य उद्देश्य वाले और विशिष्ट। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कार्य क्षमता या गति के आधार पे कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं, या आकार के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आकार के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। आकार के आधार पर कंप्यूटरों का वर्गीकरण इस प्रकार से है। सबसे पहले आता है माइक्रो कंप्यूटर। अच्छा, इनको पढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा एक चीज बताना चाहूंगी कि भाई अगर आकार के आधार पर हम बात करें, सबसे पहले आता है माइक्रो कंप्यूटर। कंप्यूटर भाई माइक्रो कंप्यूटर के बाद में मैं बात करूं, माइक्रो कंप्यूटर के बाद में देखो, सबसे पहले हमें पढ़ना है एक तो माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो, और एक बात करनी है हमें कंप्यूटर। एक हमें बात करनी है मेन फ्रेम कंप्यूटर। पहले मेन मेन चीज़ें मैं आपको बताऊंगी और उसके बाद ही जो है हम लोग इनकी थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक अगर आपको इनका पता होगा तो डिटेल पढ़ने में दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है। सुपर, अब देखो माइक्रो कंप्यूटर की मैं बात करूं तो जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, लाइक जैसे कि हम लोग घर में पीसी वगैरह यूज करते हैं, पीसी जो है वो माइक्रो कंप्यूटर का ही उदाहरण है। किसका उदाहरण है भाई, माइक्रो कंप्यूटर का ही उदाहरण है। अगर माइक्रो कंप्यूटर की बात करें कि भाई जो इजीली पोर्टेबल हो, जैसे लाइक हम बात कर ले हमारे लैपटॉप वगैरह की बात कर ले, है ना, पाम टॉप वगैरह की बात कर ले, ये सब के सब हमारे किसके उदाहरण है, माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है, ठीक है। अब ये जो माइक्रो कंप्यूटर है मेनली अगर मैं बात करूँ तो इनका उपयोग घरेलू का मतलब हम इनको घरों में यूज कर सकते हैं, घरों में उपयोग हेतु, ऑफिस में उपयोग हेतु, घरों में उपयोग किया जा सकता है इनका, ऑफिस में उपयोग किया जाता है, स्कूल में उपयोग किया जाता है। भाई ऐसे कंप्यूटर जो
घरों में, ऑफिस में यहाँ उपयोग किए जाते हैं, वो एग्जाम्पल हो सकते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हो सकते हैं। और मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दे दिया कि भाई पीसी जो है, पर्सनल कंप्यूटर, इसको हम घरों में यूज़ करते हैं। तो और फिर बात करें कि इसकी गति या इसकी स्पीड किस में मापी जाती है। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आने लगे हैं आजकल एग्जाम में, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो कंप्यूटर की स्पीड जो है वो किस में मापी जाती है, तो माइक्रो कंप्यूटर की स्पीड जो है हर्ट्स में मापी जाती है। किस में मापी जाती है भाई? हर्ट्स में मापी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। हर्ट्स में मापी जाती है माइक्रो कंप्यूटर की स्पीड, ठीक है। फिर आगे बात करें, मिनी कंप्यूटर की बात करें, तो छोटे व्यवसायों में कंप्यूटर, छोटे व्यवसायों के लिए अगर कोई कंप्यूटर बने हैं तो वो कंप्यूटर कौन से है भाई? मिनी कंप्यूटर है। कौन से कंप्यूटर है भाई? मिनी कंप्यूटर है, ठीक है। चलिए, अब अगर इसकी स्पीड की बात की जाए तो इसकी स्पीड जो होती है वो किस में मापी जाती है? एक की स्पीड को लेके जरूर आप ध्यान रखना, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आना ही आना है। तो अब बात करें हम लोग जो है मिनी कंप्यूटर की स्पीड की, मिनी कंप्यूटर की स्पीड की बात करें, मिनी कंप्यूटर की स्पीड जो है वो मापी जाती है, मिनी कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है किप्स में। किस में मापी जाती है भाई? किप्स में। अब आप पूछेंगे कि ये किप्स क्या है, किप्स क्या है? तो मिनी कंप्यूटर की स्पीड जो किप्स में मापी जाती है, इस किप्स की फुल फॉर्म होती है किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। क्या होता है भाई इसकी फुल फॉर्म? किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। यानी कि ये जो मिनी कंप्यूटर होते हैं, पहले हम इसको लिख लेते हैं, किलो इंस्ट्रक्शंस, किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, किलो इंस्ट्रक्शंस ऑपरेट पर सेकंड होता है वैसे तो, ठीक है, पर कोई बात नहीं, हम यहाँ पे ये तो लिखो। मतलब कहने का मतलब कि जो ये हमारे मिनी कंप्यूटर होते हैं, ये मिनी कंप्यूटर किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में ऑपरेट कर देते हैं। यानी किलो इंस्ट्रक्शंस करना वाला, किलो इंस्ट्रक्शन, इतनी निर्देशों को एक साथ वो प्रोसेस कर देते हैं, ऑपरेट कर देते हैं। भाई इनकी जो स्पीड है वो क्या होती है? किप्स में मापी जाती है। इनकी स्पीड किस में मापी जाती है? किप्स में मापी जाती है। फिर बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर की। अब ये मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन से होते हैं भाई? मेन फ्रेम कंप्यूटर की हम बात करें तो बड़े व्यवसायों में यूज किए गए, बड़े व्यवसायों में उपयोग में लेने वाले ना। तो पहली चीज तो इनका यूज कहाँ होता है? इनका यूज होता है बड़े व्यवसायों के लिए। बड़े व्यवसाय की मैं बात करूँ तो जैसे रेलवे टिकट वगैरह हो गया, एयर एयर टिकट्स वगैरह हो गए, है ना, यहाँ पर जो कंप्यूटर यूज किए जाते हैं वो होते हैं कौन से? मेन फ्रेम कंप्यूटर। बड़े व्यवसायों में इनका यूज किया जाता है। और इसकी स्पीड की बात की जाए तो भाई इनकी स्पीड जो है वो मापी जाती है मिप्स में। किस में मापी जाती है? मिप्स में। अब ये मिप्स क्या है यहाँ पे? मिलियन इंस्ट्रक्शंस, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ठीक है। यानी मिलियन इंस्ट्रक्शंस को ये पर सेकंड में क्या कर देता है? ऑपरेट कर सकता है। तो इसकी जो है, अगर हम देखें दोनों से कंपेयर करके, किससे? माइक्रो और मिनी से इसको कंपेयर करें तो इसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं सुपर कंप्यूटर। तो भाई सुपर कंप्यूटर, इनका उपयोग जो है विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? विज्ञान व इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। ये होते भी बहुत बड़े हैं सुपर कंप्यूटर, ठीक है। और इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा है, इसीलिए तो इनका नाम क्या रखा गया है? सुपर कंप्यूटर, ठीक है। अब सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है फ्लोप्स में। और फ्लोप्स की फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। यानी कि इतने सारे, मतलब एक सेकंड में इतनी सारी, मतलब हम बात कर सकते हैं लाखों करोड़ों की गणनाएं जो है एक साथ ही यहाँ पे सॉल्व की जा सकती है। किसके द्वारा? सुपर कंप्यूटर के द्वारा, ठीक है। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है? मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम और ये सुपर कंप्यूटर, ये होते हैं आकार के आधार पे भी आप इसको माप सकते हो, गति के आधार पे भी इनको वर्गीकरण कर सकते हो, कार्य क्षमता के आधार पे भी कर सकते हो। देखो, अगर आकार के आधार पे हम देखें तो भाई जैसे ये जो है, ये क्रम जो मैंने यहाँ लिखा है, ये आकार के आधार पे, साइज के आधार पे। माइक्रो कंप्यूटर थोड़े छोटे होते हैं, उनसे बड़े थोड़े मिनी कंप्यूटर होते हैं, फिर उनसे बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, और फिर सुपर कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने इनकी स्पीड्स इनकी यूज देखे, यूज का कहाँ होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर का यूज जैसे हम घरों में उपयोग करते हैं, लाइक पीसी वगैरह हो गए। मिनी कंप्यूटर का उपयोग छोटे व्यवसायों में होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बड़े व्यवसायों में होता है। और सुपर कंप्यूटर का उपयोग विज्ञान में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होता है, ठीक है। फिर हमने इनकी स्पीड देखी। स्पीड देखो कि इसकी जो है माइक्रो कंप्यूटर की स्पीड हर्ट्स में मापी जाती है, मिनी कंप्यूटर की स्पीड किप्स में मापी जाती है, और मेन फ्रेम कंप्यूटर की स्पीड मिप्स में मापी जाती है, और सुपर कंप्यूटर की स्पीड फ्लॉप्स में मापी जाती है। अभी तक जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आया है वो आया है सुपर कंप्यूटर को लेके। किसके लेके? सुपर कंप्यूटर को लेके, भाई उसकी स्पीड को लेके बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अब एक एक करके हम लोग जो है इनकी डिटेल्स पढ़।
आकार के आधार पर अगर वर्गीकरण करें तो सबसे पहले आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर टेल द्वारा माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार के साथ ही माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत हुई। तो ये हम लोग जो है जब कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में पढ़ रहे थे, फोर्थ जनरेशन में मैंने आपको बताया था कि जब वहाँ पर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज शुरू हुआ, तो उसी समय वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का जब यूज स्टार्ट हुआ, आपको पता है कि इसके साथ इसी क्या कह दिया गया, माइक्रो प्रोसेसर। क्या कहा गया भाई, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। और इस माइक्रो प्रोसेसर जिन जिन कंप्यूटर में लगे होते थे वो क्या कहलाए, माइक्रो कंप्यूटर कहलाए। माइक्रो कंप्यूटर के लिए हम एक्चुअल में एक बात कर सकते हैं, भाई इसकी शुरुआत जो है कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन से हुआ है ना। यहाँ पे ये कि आप लिख लेंगे कि बात है माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत जो है चतुर्थ है कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन यानी चतुर्थ बात हुई। ये इतने छोटे होते हैं कि कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता है। कंप्यूटर ऑन ए चिप क्या मतलब समझ रहे हो, भाई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप है, ठीक है। और ये देखो आपके सामने हवा है, इधर दिख रहा है, ये कंप्यूटर जो हम पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर का ही एग्जांपल है। ठीक है। देखो कि इन कंप्यूटर ऑन ए चिप कहा जाता है। पीसी तथा पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। कि इन्हें पर्सनल कंप्यूटर क्यों कहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक तो जनरल पर्पस वाले कंप्यूटर हैं। दूसरी बात, ये बहुत ही ज़्यादा इजीली पोर्टेबल है, हम इसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जा सकते हैं, रख सकते हैं। और घरों में छोटे छोटे व्यवसायों में इसका उपयोग भी किया जाता है, मतलब छोटे मतलब घरों और ऑफिसों में इसका उपयोग किया ही जाता है। ठीक है। तो चलिए ये याद रखना कि माइक्रो कंप्यूटर जिसकी शुरुआत चतुर्थ पीढ़ी से हुई थी, फोर्थ जनरेशन से हुई थी, इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। माइक्रो प्रोसेसर किसी कहेंगे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट को कहेंगे। और पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है भाई, इंटेल 4004। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था भाई, इंटेल 4004। किसने बनाया था, टेड होफ ने। किसने बनाया था भाई, टेड होफ ने बनाया था। ठीक है। चलिए, इन्हीं को पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है और इन्हीं को कंप्यूटर ऑन ए चिप कहा जाता है, ये याद रखना है हमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है डेस्कटॉप। अब देखो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर जो है किस किस को रखा गया है, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर में जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर कौन से होते हैं भाई, डेस्क पे रख कर, जिस कंप्यूटर को आप डेस्क पे रख सकते हो वो कंप्यूटर क्या कहलाएंगे, डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाएंगे। ठीक है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर ये पर्सनल कंप्यूटर का सबसे लोकप्रिय प्रकार है, जिन्हें मेज या डेस्क के ऊपर रखा जाता है, इसलिए इन्हें डेस्कटॉप कहा जाता है। ठीक है। ज़्यादातर घरों में, दुकान, ऑफिस तथा अन्य जगहों पर डेस्कटॉप का ही इस्तेमाल होता है। कभी नहीं देखा है डेस्कटॉप कंप्यूटर, क्योंकि सभी के पास मतलब सभी के पास नहीं, तो अधिकतर लोगों के पास भी घरों में कंप्यूटर होता है, तो सबने देख रखा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें लैपटॉप। लैपटॉप कंप्यूटर भी किसका उदाहरण है भाई, माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। ठीक है। लैपटॉप सभी ने देखे ही होंगे। ये कंप्यूटर इतने छोटे हैं कि उन्हें हम अपनी गोद में रखकर कार्य कर सकते हैं और उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा भी सकते हैं। तो लैपटॉप किस प्रकार का उदाहरण है भाई, माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। एग्जाम्पल आपको इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर नहीं है, तो आप पहचान सको कि माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण कौन कौन से होते हैं और कौन से नहीं है, यानी माइक्रो कंप्यूटर में हम किस किस को रखेंगे। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखिएगा, पाम टॉप कंप्यूटर। पाम का मतलब होता है हथेली, अगर हथेली पे किसी को रखकर आप चला पा रहे हो तो हथेली पर रखकर चलाने वाले कंप्यूटर जो होते हैं वो पाम टॉप कंप्यूटर कहलाते हैं। लाइक जैसे टैबलेट पीसी वगैरह हुआ है ना, तो टैबलेट पीसी क्या है भाई, पाम टॉप में ही है। पाम टॉप कंप्यूटर देखो यहाँ पर डायग्राम में दिखा भी रखा है आपको कि ये व्यक्ति जो है ये अपनी हथेली में रख के इस कंप्यूटर को चला रहा है ना, मतलब इतना छोटा साइज है इसका। भाई आप तो सीधा टैबलेट पीसी का ही, टैबलेट को ही समझते भाई, टैबलेट को आप हाथ में लेके चला सकते हो। ठीक है। इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें हथेली पर रख सकते हैं, जैसे हमारे स्मार्टफोन हो गए। जैसे कि यहाँ पर आप लिखोगे टैबलेट, टैबलेट पीसी हो गया। ठीक है। तो टैबलेट पीसी, स्मार्टफोन, ये सब पाम टॉप कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है नोटबुक कंप्यूटर। अब नोटबुक कंप्यूटर, ये कंप्यूटर एक नोटबुक के आकार जितने छोटे होते हैं। देखो यहाँ पर ये कंप्यूटर आपको दिख रहा होगा, ये बिल्कुल नोटबुक के आकार जितने, हालांकि ये लैपटॉप जैसा ही लग रहा है लेकिन ये लैपटॉप से भी छोटा होता है, मतलब बिल्कुल छोटा होता है, नोटबुक के जितना होता है। ठीक है। तो ये भी इजीली क्या है, पोर्टेबल है, इसको भी एक स्थान से दूसरे स्थान आप ले जा सकते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, ये सारे किसके एग्जाम्पल थे भाई, माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल थे। अब आगे देखो, आगे बात करते हैं टैबलेट पीसी के बारे में, मैंने पहले लिखवा दिया भाई, टैबलेट पीसी लैपटॉप और नोटबुक की तरह ही होती है, परंतु इनमें कीबोर्ड नहीं होता है। ठीक है भाई, जो अपन ने नोटबुक वाला देखा था, अभी देखो इस तरफ वापस, ये जो नोटबुक वाला कंप्यूटर है,
में तो ये कीबोर्ड भी साथ में आता है। तो लाइक ये होता तो किसकी जैसे है, ये होता उसी की जैसे है, किसकी आपके लैपटॉप की जैसे है ना, पर लैपटॉप से छोटा होता है ना, तो इसलिए इसको बिल्ड नोटबुक के साइज का ही समझ लो, इसलिए इसको नोटबुक कंप्यूटर कहा जाता है। तो ये नोटबुक कंप्यूटर किसका उदाहरण है भाई, माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। palm टॉप कंप्यूटर किसका उदाहरण है भाई, माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। चलो आगे देखो, आगे भाई ये टैबलेट पीसी लैपटॉप और नोटबुक की तरह होती है, परंतु इनमें कीबोर्ड नहीं होता है, इनमें इनपुट के लिए टच स्क्रीन का उपयोग किया जाता है। तो आप टैबलेट पीसी अगर जिसने देख रखी होगी, चला रखी होगी, तो उन्हें जरूर पता है कि भाई यहाँ पे ये जो है कीबोर्ड की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो कस्टम डिजिटल असिस्टेंट। कस्टम डिजिटल असिस्टेंट और मेन फ्रेम की किस में मापी जाएगी, मेन फ्रेम की मापी जाएगी मिप्स में। किस में मापी जाएगी, मिप्स में। और सुपर की मापी जाती है फ्लॉप्स में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि इसकी जो स्पीड है वो माइक्रो से तो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर मेन फ्रेम से क्या है, कम है। ठीक है, तो इसकी प्रोसेसिंग स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से अधिक और मेन फ्रेम से कम होती है। या यह अधिकतर मल्टी यूजर सिस्टम होते हैं। मल्टी यूजर का मतलब होता है कि एक समय में एक से अधिक उपयोगकर्ता, एक से अधिक यूजर इस कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। ये मल्टी यूजर कंप्यूटर की श्रेणी के अंदर आते हैं कौन से कंप्यूटर भाई, मिनी कंप्यूटर। देखो इस टाइप का होता है मिनी कंप्यूटर। तो ये एक तरीके से अगर हम माइक्रो कंप्यूटर जिसमें हमने लैपटॉप को रखा था, तो लैपटॉप से छोटा दिख रहा है आपको। आगे हम मेन फ्रेम कंप्यूटर देखेंगे जो कि फ्रिज के आकार जितने हो सकते हैं, तो उससे भी ये क्या दिख रहा है भाई, छोटा। माइक्रो कंप्यूटर से तो बड़ा, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से ये छोटा होता है। आगे देखो, आगे बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग बड़ी कंपनियों द्वारा इसका डाटा प्रोसेसिंग के इसको यूज किया जाता है ना, बड़ी कंपनियों द्वारा डाटा प्रोसेसिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। डाटा प्रोसेसिंग के उपयोग किया जाता, बड़ी कंपनियों द्वारा डाटा प्रोसेसिंग के लिए इसको उपयोग में लिया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, अब देखो कि उपभोक्ताओं द्वारा खरीद का व्यवहार रखना, भुगतान का ब्यौरा रखना, कर का विस्तार ब्यौरा रखना इत्यादि के लिए किया जाता है। भाई उपयोगकर्ता जो है इस मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए करते हैं, भाई भुगतान का ब्यौरा रखते हैं, है ना। और या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम बात करें कि रेलवे टिकट, मतलब रेलवे उसमें क्षेत्र में जो है टिकट वगैरह बुक करने के लिए इस तरीके के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो ये कंप्यूटर दिखते कैसे हैं, पहले वो देखो। आप इसके साइज को देख के आप खुद अनुमान लगाओगे कि इन कंप्यूटर का उपयोग कहाँ हो सकता है। इन कंप्यूटर का उपयोग बड़े व्यवसाय में होगा, जैसे रेलवे टिकट बुकिंग होती है वहां पर होता है। एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो एयरप्लेन वगैरह के एयरपोर्ट पे भी ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर यूज किए जाते हैं वहां पे भी टिकट बुक करने के लिए। तो देखो कि इसके आकार की अगर हम बात करें, ये देखो ये है मैन फ्रेम। इतने बड़े आकार के, एज लाइक ये फ्रिज के आकार समझ लो, इतने बड़े आकार के हैं। तो पहली चीज तो कि ये इजीली पोर्टेबल नहीं है। इजीली पोर्टेबल नहीं है तो एक जगह से दूसरी जगह ले जा नहीं सकते हो। तो एक बात की जाए कि भाई ये जो है छोटे व्यवसायों में तो उपयोग में नहीं लिए जा सकते, है ना। छोटे व्यवसायों के लिए तो जैसे ये पर्सनल कंप्यूटर वगैरह हुआ, यही उपयोग में आएंगे, है ना। ये बड़े व्यवसायों में यूज किए जाते हैं, और आपको दिख रहा होगा कि मेन फ्रेम कंप्यूटर इस तरीके के होते हैं। तो ये जो है मेनली बड़े बड़े व्यवसाय, जैसे कि मैंने बता दिया रेलवे, वायुयान क्षेत्र में,
और ज़्यादा से ज़्यादा हम लिख सकते हैं विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और वैसे अगर हम बात करें तो भाई जैसे इनका मेन काम तो टिकट बुकिंग का होता है, टिकट बुकिंग का काम है मेन इनका, तो हम इसको लिए कह सकते हैं कि ये विशिष्ट वाले कंप्यूटर हैं, यानी कि ये एक ही कार्य को करने के लिए बने हुए कंप्यूटर। क्लियर है यहाँ पे? अब आगे देखो, आगे बात करें तो नेक्स्ट आता है बैंक तथा सरकारी विभाग एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम के रूप में कार्य करते हैं, है ना। बैंक तथा सरकारी विभाग में ये वाले कंप्यूटर, कौन से कंप्यूटर भाई? मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम के रूप में कार्य करते हैं। इन पर सैकड़ों यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं। भाई ये भी क्या हो गया? मल्टी यूजर हो गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर दोनों जो है मल्टी यूजर कंप्यूटर होते हैं। क्या होते हैं भाई? मल्टी यूजर कंप्यूटर होते हैं, एक से अधिक यूजर बैठ के इनको एक साथ काम में ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो कौन कौन से चतुर्थ पीढ़ी में, सॉरी इसका बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर की, तो IBM 4381 ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है। ICL 39 सीरीज ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है। TDS साइबर सीरीज मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर के लिए देखिएगा कि अत्यधिक तीव्र प्रोसेसिंग शक्ति और विशाल भंडारण क्षमता वाले कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। वही सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड भी इनकी अच्छी होगी। प्रोसेसिंग स्पीड का मैंने आपको बताया था भाई, फ्लॉप्स में मापी जाती है। फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि अरबों की गणनाएं एक ही सेकंड पे कर लेती, अरबों गणनाएं। ठीक है, तो फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकंड इस जो होती है वो क्या होती है इसकी प्रोसेस करने की। ठीक, और उच्च भंडारण क्षमता यानी कि मेमोरी भी बहुत ज़्यादा होती है, स्टोरेज क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है। सुपर कंप्यूटर का निर्माण उच्च क्षमता वाले हजारों प्रोसेसर को एक साथ समान अंतर क्रम में जोड़कर किया जाता है। अब इतने सारे प्रोसेसर एक साथ जुड़ते हैं तो इसका मतलब आप सोचना कि सुपर कंप्यूटर भी कितने बड़े होंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक फ्रिज के आकार का था, उसी से बड़े आकार के कौन से होंगे? आपके सुपर कंप्यूटर होंगे। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग और समान अंतर प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर जो ये मल्टी प्रोसेसिंग शब्द आ रहा है, यानी इसका मतलब है कि एक से अधिक प्रोसेसर को उपयोग किया जाता है भाई, यानी कि तीन चार सीपीयू एक साथ लगाकर, तीन चार सीपीयू एक साथ लगाकर सुपर कंप्यूटर बनाया जाता है ना, कारण से इसको क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, और इनके द्वारा जो है एक टाइम में एक से अधिक कार्य को प्रोसेस किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखो, पैरेलल प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है, समान अंतर प्रोसेसिंग, यानी कि एक सीपीयू यहाँ लगा, एक सीपीयू यहाँ लगा, एक सीपीयू यहाँ लगा, तो यानी समान अंतर पे इन सीपीयू को जोड़कर, इन प्रोसेसर को जोड़कर सुपर कंप्यूटर का जो है सुपर कंप्यूटर बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा सुपर कंप्यूटर दिखते कैसे हैं। ये देखो, ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर दिख रही होगी पिक, कितने बड़े होते थे। एक अलमीरा का साइज समझ लो आपकी, एक अलमीरा की साइज जितने सुपर कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, इसमें तीन चार से एक साथ प्रोसेसर लगाए जाते हैं, फिर इन पे काम किया जाता है। अब इनका यूज़ कहाँ होता है भाई? यूज़ की अगर हम बात करें, देखो सुपर कंप्यूटर का उपयोग जो है मेनली विज्ञान के क्षेत्र में और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। विज्ञान व अनुसंधान के क्षेत्र में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, जहाँ पर मिसाइल लॉन्च वगैरह होती है या कोई उपग्रह छोड़ा जाता है, तो आप लोगों ने देखा ही होगा, टीवी पे आप न्यूज़ देखते ही रहते हो ना। जैसे अभी चंद्रयान लॉन्चिंग जब हुई थी तो आपने देखा होगा कि वहाँ आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है इतने बड़े कंप्यूटर, जो स्क्रीन इतनी बड़ी स्क्रीन भी दिखाते थे कि भाई आपका ये देखो चंद्रयान का रोवर कहाँ से कहाँ तक गया, ये सब कुछ दिखाते थे। ठीक है, तो भाई वहां पर विज्ञान व अनुसंधान के क्षेत्र में सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर पर अनेक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर सकते हैं, अतः मल्टी यूजर कंप्यूटर कहा जाता है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि अगर एक कंपैरिजन किया जाए, चलो हम वापस से कंपैरिजन करेंगे एक स्लाइड पे। ठीक है, तो फिर देखते हैं कि सुपर कंप्यूटर विश्व के सर्वाधिक तेज कंप्यूटर है, तो काम कम समय में, तो यहाँ पे ये लिख रहा है आपको कम समय, तो कम समय में जटिल गणनाएं कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसिंग स्पीड की गणना फ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में की जाती है। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय अमेरिका की रिसर्च कंपनी क्रे रिसर्च कंपनी को जाता है, जिसकी स्थापना सैमुर क्रे ने की। भाई जो है, अगर आपसे पूछा जाए विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, तो विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक है सैमुर क्रे। क्या है, कौन है भाई? सैमुर क्रे है। ठीक है, चलिए ये सेमूर क्रे ने की थी। सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान के लिए सेमूर क्रे की ही को ही सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर एक चीज याद रखनी है आपको
याद क्या रखनी है, पहले थोड़ा सुपर कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा और कुछ हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो सुपर कंप्यूटर की जहाँ बात आ जाए तो आपको कुछ ये क्वेश्चंस भी रेडी रखने हैं। भाई विश्व स्तर पर सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता, विश्व स्तर पर पर कंप्यूटर के जनक, विश्व स्तर पर सुपर कंप्यूटर के जनक पूछे तो आपको याद रखना है सेमूर क्रे। ठीक है, सेमूर क्रे। अब सेमूर क्रे के द्वारा जो पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था वो कंप्यूटर था CDC 6600, CDC 6600 था। ठीक है, इस CDC 6600 कंप्यूटर को सेमूर क्रे के नाम के उसमें जो है इसी का ही नाम क्या रखा गया था, क्रे 1। इसी कंप्यूटर को क्या कहा गया है, क्रे फर्स्ट। यानी CDC 6600 पहला सुपर कंप्यूटर है और इसको क्रे फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600, ठीक है, इसको क्रे फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब क्रे फर्स्ट के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि तो बनाया किसे था भाई, सेमूर क्रे ने बनाया था। इन्हीं के नाम से संबोधित करते हुए इसको क्रे 1 भी कहा जाता है। चले आगे, है ना। अब देखो अगर बात ये तो पढ़ा था अपन ने किसके आधार पे भाई, विश्व स्तर पर अगर पूछा जाए कि भाई इसके सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है तो आपको ये बताना है। चलिए, अब अगर आपसे पूछा जाए कि अगर भारत के संदर्भ में ये चीज पूछ ली जाए कि भारत के संदर्भ में बताइए, तो देखिएगा भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक विजय पांडुरंग पांडुरंग भटनागर, ये विजय पांडुरंग भटनागर, है ना। का पूरा आप शॉर्ट नाम ऐसे भी है, डॉक्टर VP भटनागर। ठीक है, तो भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, VP भटनागर है, विजय पांडुरंग भटनागर है। ठीक है, और विश्व के लिए पूछे तो सेमूर क्रे है। तो अब देखो भारत में भी सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर बना होगा, तो भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा बना है भाई, परम 8000, परम 8000। ठीक है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, जबकि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, CDC 6600, और जिसका नाम, जिसको क्या भी कहते हैं, क्रे फर्स्ट भी कहते हैं। ये चीज भी थोड़ी आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है यहाँ पे। चलिए, तो ये सुपर कंप्यूटर के बारे में अपन ने देख ली। अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताने वाली थी, भाई मल्टी यूजर शब्द आया था, जिसपे बैठकर मतलब एक से अधिक यूजर अगर कंप्यूटर का एक साथ उपयोग कर सके, तो कौन कौन से कंप्यूटर, जो हमने अभी चार आकार के आधार पे हमने चार कंप्यूटर पढ़े हैं, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, तो कौन सा कंप्यूटर मल्टी यूजर है और कौन सा कंप्यूटर जो है वो सिंगल यूजर कंप्यूटर है। तो देखो कि सिंगल यूजर कंप्यूटर की अगर हम बात करें, तो जिस पर एक यूजर एक समय में ही काम कर सकता है, वो तो कहलाते हैं सिंगल यूजर कंप्यूटर। क्या कहलाते हैं, सिंगल यूजर कंप्यूटर। अब जो सिंगल यूजर कंप्यूटर है उसके अंदर तो हम रखेंगे सिर्फ किसको, माइक्रो कंप्यूटर को, तो रखेंगे भाई माइक्रो कंप्यूटर के। और अगर बात करें मल्टी यूजर कंप्यूटर की, मल्टी यूजर मल्टी यूजर कंप्यूटर में हम बात करें, देखो मल्टी यूजर कंप्यूटर में आप आएंगे कंप्यूटर, ई कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और पर कंप्यूटर, ये तीनों जो है मल्टी यूजर कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो है आज हम लोगों ने कि भाई टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा और कंप्यूटर के जनरेशंस को कंप्लीट कर लिया। और बाकी का मतलब जो ये हमारा लगभग अगर हम बात करें तो कंप्यूटर का परिचय वाला टॉपिक लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। ठीक है, इनसे कैसे क्वेश्चंस पुटअप होंगे वो मैंने आपको बता दिए, तो आप इसको बस डेली रिवाइज करते रहिएगा। और सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी अगर चर्चा, कोई और नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो वो मैं कल की क्लास में आपको बता दूंगी। ठीक, तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, बने रहिए वेदांत क्लासेस के साथ में। मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।